हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के सेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ट्रिपल एस योर ओन यूट्यूब चैनल। और आपको पता होगा फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज वी हैव स्टार्टेड एन एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम लोग बेसिक से आपको पढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड ऑल। So for example, there have been certain videos which have already come up. If I'm not wrong, तो दो सिलेक्ट्स तो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं एंड आई एम गोना बी टेकिंग यू। मैं यहाँ पर आपका पॉलिटी एज सब्जेक्ट यहाँ पर पिकअप करने वाला हूँ एंड जो कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। एंड वी गोन अगेन गोना बी स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी बेसिक स्टफ एंड बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो गए हैं therefore you can progress towards any exam by enhancing your knowledge as per the need of the exam, but basics has to be very very strong itself. ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग भी इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर इटसेल्फ polity is presented by the way, my name is Akash Deep Saraswat. You must be knowing about me, at least some of you must be knowing about me, right? So yes, let's start off with it. This is a brief introduction about myself and these are the few exams which I've cracked over the years. Along with that, I've also have an experience of more than 6 years in teaching in various offline and online coaching institutes as well. देखो यार, स्टार्ट करने से पहले एक सेकेंड, ये पॉलिटी वगैरह स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें थोड़ी समझ लेते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की, एक मिनट, आई थिंक पिछला पेज वाज लिटिल बेटर। ओके, जब मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अंदर ना कुछ एक दो फ्लॉज हैं और कुछ एक दो बेनिफिट्स हैं। पहले ये समझना बहुत जरूरी होगा। मैं आपका 5 मिनट आपके लेने वाला हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग सीरीज, जिससे कि आप प्रॉपर तरह से कनेक्ट भी कर पाओ। And you should be knowing what you will be getting here itself on this channel itself, right? चलो देखते हैं एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी के बहुत अच्छे एडवांटेजेस होते हैं कि आपको यहाँ पर बेसिक्स से बिल्कुल नॉलेज देखने को मिलती है, बिकॉज आप यहाँ पर इस तरह से पढ़ते हो कि जैसे कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था ना, फर्स्ट टाइम हम चीजें पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, उसकी तरह आपका बेस बना जाता है, राइट? बट इसके साथ एक फ्लॉ भी ऐड होता है। क्या होता है कि बेसिक्स, देखो अभी आप में से काफी सारे लोग कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम को दे चुके होंगे, भले वो किसी लेवल का एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ता। तो आपको छोटी मोटी अवेयरनेस, यू हैव ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ अवेयरनेस ऑलरेडी। एक वेट अ सेकंड, सॉरी, हाँ, तो आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो ऑलरेडी है एग्जाम के रिगार्डिंग। अब अगर आप 6th क्लास की एनसीईआरटी को उठाकर देखो, तो वहां पर भी क्या हुआ है, पॉलिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अप टू द क्लास 12th यहाँ पर पॉलिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है, और क्लास 8th के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया हुआ है, क्लास 10th के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया हुआ है, 6th में भी डिफाइन किया हुआ है, 12th में भी डिफाइन किया हुआ है। अब इतनी बार सेम रिपीटेड कंटेंट पढ़ते रहोगे और उसमें क्या होता है, हर एक क्लास के बाद एक लाइन उसमें ऐड हो जाती है। तो ये इससे क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कंटेंट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप रिपीटेशन ऑफ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, एज सिंपल एज दैट। अब आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने ये सीरीज चलाई है जिसके अंदर हम लोग रिपीटेड कंटेंट को फिल्टर ऑफ कर देंगे, और जो आपको पढ़ने के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके बेस बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्टली आपको वही वाला कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अब इसके साथ में एक और थोड़ा सा इशू है एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पर सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीजें मेंशन नहीं होती हैं। सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीजें मेंशन नहीं होती, सिस्टमैटिक बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं होता। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बिकॉज आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वेट अ सेकंड, यस, हियर इट इज। तो ये क्लास 10th की मतलब जस्ट टू मेंशन, वेट अ सेकंड, ये है आपकी क्लास 10th की ये पॉलिटी की आपकी एनसीईआरटी है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ये आपका पेज नंबर 19 है, जहां पर क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी के बारे में कुछ फीचर्स मेंशन किए हुए हैं। बट व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये पता है क्या, नहीं पता। वो कहां पर मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज डेमोक्रेसी इज द सेकंड चैप्टर के अंदर बताया हुआ कि व्हाट इज डेमोक्रेसी और उससे क्या फीचर्स होते हैं, इसे कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जाकर पता लगता है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बात की हुई है कि हमारा संविधान कैसे बना। और थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करके दिखाऊं तो यहाँ पर बात की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, फिर हमारा प्रीएम्बल बना, ये बना, वो बना, एंड देन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। पर इससे पहले की कहानी नहीं बताई है, बिकॉज वो आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि उससे पहले भी बहुत सारे जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तो देयर वाज क्राउन रूल, देयर वाज सम अदर रूल्स एज वेल, एंड देन वहां से प्रोग्रेस होके हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, कैबिनेट प्लान आया था। अब ये क्यों नहीं बताया, बिकॉज ये पार्ट आता है आपका हिस्ट्री का पार्ट आता है। लेकिन इस सबके चक्कर में क्या होता है, कनेक्ट जो होता है ना, कनेक्ट वो टूट जाता है। अब आप खुद ही देख लो कि 57 पेज नंबर पे कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, जो 19 के अंदर कुछ मेंशन की हुई हैं, कुछ और ऐसे करके यहाँ पे चीजें अप एंड डाउन करके आपको देखने को मिलेंगी। एंड दिस इज जस्ट द क्लास 10th एनसीईआरटी। अगर 6th में देखोगे तो वहां पर बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है। तो मेरा सजेशन बस इतना है आप लोगों के लिए कि यार जो मैं यहाँ पर फॉलो भी करने वाला हूँ कि यार मैं क्लास 6th से नहीं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा, मैं आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को हम तभी वी विल गो अबाउट द एनसीईआरटी, और मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ के बता दूंगा, बिकॉज एनसीईआरटी इज द
मोस्ट इजिएस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंड along with that the most affordable source of एक काइंड ऑफ बुक है जहां पर आप जाके पढ़ सकते हो और सबके सब एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाती है, नेट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो अच्छी बात है, हम लोग इस बुक को बिल्कुल फॉलो करेंगे और आप जाकर खुद भी डाउनलोड करके वो बुक के साथ रेफरेंस करके आप चीजें पढ़ सकते हो। बट जहां रिक्वायर्ड होगा वहीं पर मैं बुक के पास जाऊंगा, अदरवाइज आई विल स्टिक टू दिस मोड ऑफ टीचिंग विच इज द पीपीटी। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब फिलहाल के लिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब आते हैं मुद्दे पर, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलिटी। अब पॉलिटी पढ़ने के लिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पहले पता होना चाहिए भाई पॉलिटी है क्या। तो यार कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने क्या किया, गूगल कर दिया, बिकॉज ये आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट कर देगा। क्या है पॉलिटी? पॉलिटी इज नथिंग बट अ फॉर्म और प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और एक सेकेंड ना, मैं पेंचेस कर लेता हूँ, यस, सिविल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कह सकते हैं इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, अ स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। मतलब सब कुछ हटा के छोड़ो, सिंपल सी भाषा में पॉलिटी बेसिकली वर्ड कहां से आया? ये पुलिस वर्ड से निकल कर आया। ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस है, पुलिस, ठीक है, पुलिस वर्ड से निकल कर आया, जो कि ग्रीक फिलॉसफी के अंदर, जिसका बेसिकली मतलब होता था, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एंशिएंट ग्रीक जो सोसाइटी थी, वहां पर सिटी को बोलते थे, सिटी को बोलते थे। अब सिटी का मतलब क्या हो गया? शहर को बोलना। तो शहर तो मतलब इसका नहीं होता। अरे शहर का मतलब ये कहना, ये उस सेंस में शहर की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि शहर मतलब एक तरह की एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक तरह की एक पूरे लहजे से एक राज्य, एक पर्टिकुलर सोसाइटी चल रही है। मतलब वहां पर कोई ना कोई रूलर है, वहां पर कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ चीजें मतलब पैरेलली एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हो रही हैं। उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम पे? उसको बोलते थे सिटी। और जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता था? पुलिस होता था। शायद मेरे को ग्रीक नहीं आती है तो मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या बन गया? वर्ड पॉलिटी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो यहां पर मेंशन भी कैसे किया हुआ है? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीजें चलती जा रही हैं। ओके, या फिर हिंदी में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, व्यवस्थित समाज लिखा हुआ है, या फिर राजतंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज, वैसे राजतंत्र तो छोड़ दो आप, दैट इज गवर्नेंस काइंड ऑफ स्टफ आ जाएगा। एनीवेज, तो पॉलिटी तो समझ आ गया। एंड व्हाट अबाउट इंडियन पॉलिटी? अब इंडियन पॉलिटी ऐड कर दोगे तो मतलब क्या है? एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी बीइंग इंडिया। तो इंडिया बीइंग एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स आर देयर, देन यू विल हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विल बी देयर। देन आप यहाँ पर जानोगे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है कौन नहीं है, पीएम किस तरह से काम करते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स आर हाउ दे आर वर्किंग, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, यूनियन टेरिटरीज की फंक्शनिंग किस तरह से होती है, सिटीजनशिप क्या है। देन इफ आई टॉक अबाउट जुडिशियल लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग, हाई कोर्ट की वर्किंग, हाउ दे आर ऑपरेटिंग, हाउ दे आर मैनेजिंग द जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर नेशन, एंड लॉट्स ऑफ चीज जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। So this is Indian polity। अच्छा, बाय द वे, मैं आज की क्लास में खाली आपको कुछ टर्म्स के साथ फेमिलियरिटी कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम आने वाली क्लासेस के अंदर वी विल स्टार्ट विद द फुल फ्लेज concept and full fledged things, but this class is as important as the other classes which gonna be coming up, because यही चीजें बाद में आपको पता नहीं होती हैं। अगर आप कोई पूछो किसी से जाकर कि इंडियन पॉलिटी क्या होती है, बंदे का यार कुछ है यार, मतलब पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग जो बात करते होंगे उसे बोलते हैं पॉलिटी, बट इट्स नॉट द केस, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी की बात तो यहाँ पर हो गई है। अब एक नेक्स्ट टर्म और आती है विच इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, पहले ये समझ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेंगे। डेमोक्रेसी क्या है, या ऐसा करते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं, बिकॉज पहले ये समझ ले, बिकॉज ये थोड़ा सा लिंकेज वाला काम है ना, फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी फॉर श्योर। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या? इट्स नथिंग बट अ बेसिक लॉ। इट इज नथिंग बट अ बेसिक लॉ। बेसिक लॉ, बेसिक लॉ का मतलब क्या हुआ? देखो, मेरे को याद आ रहा है, अभी मैं कल अपनी एक फ्रेंड की फोटो देख रहा था, तो दे हैव वेंट टू दुबई एंड बुर्ज खलीफा के सामने अपनी फोटो खिंचवाई थी। अब बुर्ज खलीफा को अगर हम देखे जाए तो कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग है, अभी बहुत गंदी सी बिल्डिंग है, बिल्कुल ऐसा मत समझना, ठीक है, मतलब समथिंग सम काइंड ऑफ बिल्डिंग इज देयर। अब बिल्डिंग का क्या होता है? कोई ना कोई बेस होता है। आप एक छोटे से छोटा घर ले लो या उससे बड़ा घर ले लो, सब बिल्डिंग्स का क्या होता है? वो एक प्रॉपर तरह का बेस होता है। ये हमारे समाज की, हमारी इंडियन पॉलिटी का जो बेस है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। So this is nothing but this is the base or the basic law on which all the other laws, अब इसके ऊपर मल्टीपल लॉज, अमेंडमेंट्स, आइडियोलॉजीज, बिलीफ, एस्पिरेशंस, कुछ भी है जो हमारा पूरा का पूरा देश चल रहा है, वो किसके ऊपर चल रहा है? इस बेस के ऊपर चल रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, अगर बेस खत्म कर दूं, मतलब अगर मैं आज मान लो मैं कुछ भी, मेरे पास एक अंधी पावर आ गई, मैं प्रेसिडेंट बन गया, कुछ भी बन गया, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यार मेरे पास इतनी पावर आ गई, आई एम एंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा हूं? खत्म कर रहा हूं, फाड़ के फेंक दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मतलब ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूं, ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट, बट एक
हाइपोथेटिकल कंडीशन के बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहा हूं कि आज के बाद मतलब कल की तारीख के अंदर ट्यूसडे से आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगी। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी देश जो चल रहा है, जिन प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है, जो प्रेसिडेंट है उनके पास कुछ पावर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं, पीएम के पास कुछ पावर्स हैं, जुडिशरी के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ तरीका है काम करने का, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, देयर आर सो मच ऑफ थिंग्स दैट वी स्टडी इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो सबका अस्तित्व रहने वाला है? नहीं। अगर बेस ही नहीं है तो बिल्डिंग तो क्या हो जाएगी, ढह जाएगी ना। सो देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी डिटेन्ड। कभी भी हम संविधान को डिटेन नहीं कर सकते, कैन नेवर बी डिटेन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलो इसको साइड में रखते हैं फिलहाल। तो संविधान तो है अपना बेसिक लॉ, जिसके ऊपर आपके और बहुत सारे लॉज क्या होते हैं, आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। नाउ कम्स इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। अब ये टर्म क्या है यार, ये टर्म क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। डेमो आप लोग इंग्लिश भी पढ़ोगे, मतलब इंग्लिश भी आप पढ़ते होंगे, पढ़ रही होंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। एंड आपने वहां पर बहुत सारे रूट वर्ड्स देखे होंगे, बिकॉज वोकैबुलरी के अंदर तो रूट वर्ड्स ही समझे जाते हैं और उससे आपका काम क्या होता है, भला हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा डेमोग्राफी, डेमोग्राफी है ना, स्टडी ऑफ पीपल, राइट। तो डेमो का मतलब सिंपल सी बात होता है, पीपल होता है, पीपल होता है, राइट। एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल, रूल। तो बहुत टफ इंग्लिश होने वाली है। अब देखो जरा क्या लगाऊं, पीपल ऑफ रूल, पीपल टू रूल, पीपल द रूल, क्या लगाऊं यहां पर, क्या लगाऊं? मैं ऐसे कहता हूं कि पीपल या रूल ऑफ पीपल, कैन आई से दिस, रूल ऑफ पीपल। तो सिंपल से सॉरी पीपल ऑफ रूल हो गया यहां पर, चलो ठीक है उल्टा कर लो, रूल ऑफ पीपल, या फिर कहते हैं पीपल आर रूलिंग, पीपल आर रूलिंग, या पीपल्स का रूल यहां पर होने वाला है, पीपल का रूल होने वाला है। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो यहां पर यार लोग हैं और लोगों का जब रूल होता है उसे बोलते हैं अपन डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे देश के अंदर सरकार किसकी चल रही है, देश के अंदर किस तरह की वर्किंग होगी, व्हाट विल बी द आउटकम्स ऑफ सर्टेन स्टफ दैट हैज बीन टेकन। मतलब सिंपल सी भाषा में जो भी लोग चाह रहे हैं ऑन अ मेजर होल, कोई एक इंसान नहीं। डेमो मतलब पूरा पीपल का ग्रुप, देयर इज नो पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड को यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, बट एक ग्रुप की, एक लार्जर ग्रुप की डिमांड को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन दो तीन चीजें हमारे देश के बारे में जान लो। हमारे देश के अंदर चलती है रिप्रेजेंटेटिव, ये ऐसे एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में हम लोग डायरेक्टली पीएम को नहीं चुनते। क्या आपने मोदी जी को वोट किया था? नहीं किया था। पीएम को हम लोग डायरेक्टली यहां पर क्या कहते हैं, वोट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनसे पहले पीएम को अगर हमें वोट करना है अल्टीमेटली, तो इनसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करेंगे, और उससे भी पहले शायद हम एक अलग स्टेट गवर्नमेंट के केस के अंदर वी विल चूज द क्या, आपके एमएलएज या फिर कुछ केसेस में आप एमएलसीज भी होते हैं। वैसे ये एमएलसीज का डायरेक्ट नहीं होता है, एमएलएज मांगे चलो, एमएल तो आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो आप एमएलएज को सिलेक्ट करेंगे, आप एमपी को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। यू विल वोट देम and they will eventually vote who will be the PM of the country, who will be the CM of the country, who will be the president of the country, who will be the vice president of country। वैसे MLAs वगैरह चलो ठीक है रहने देते था, मतलब बाकी हम चीजें भी समझेंगे, मैं आपको खाली ऊपर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट तरीका हुआ कि आप डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हो या फिर आप डायरेक्टली चूज नहीं कर रहे हो। सो इट्स लाइक दैट। तो इंडिया के अंदर आपकी रिप्रेजेंटेटिव या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर डायरेक्ट भी बता दो यार, अब इतना तो बता ही दिया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बता दो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल क्या है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होता है, एक के बाद क्या, एक पावर होती है लोगों के पास, जिसे बोलते हैं पॉपुलर वीटो वाली पावर होती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए हमारे संविधान के अंदर या फिर हमारे देश में चीज होनी चाहिए, तो लोगों का ग्रुप क्या होगा, इकट्ठा होगा। एंड अगर इफ डिसेंट अमाउंट ऑफ पीपल आर गैदरिंग टुगेदर और वो एक मत में, एक जुबान में कुछ चीज की मांग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको वो चीज क्या हो जाएगी, डायरेक्टली मिल जाएगी। दे कैन डायरेक्टली दैट टॉपिक कैन बी डायरेक्टली डिस्कस इन द पार्लियामेंट आउट देयर, एंड वो प्रेसिडेंट हो गया कुछ भी हो गया, उसके डायरेक्टली रूल बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि दे कैन ब्रिंग अप समथिंग इनटू लाइट बाय यूजिंग दिस पावर ऑफ पॉपुलर वीटो। पर हमारे देश में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। प्रोटेस्ट करते रहते हैं सर, है ना। अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट आपको पता ही है एक साल तक प्रोटेस्ट होते रहते हैं, उधर से कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता, फिर एक साल के बाद जाके रिस्पांस मिलता है, 2 साल के बाद जाके रिस्पांस मिलता है। बाकी आप सब लोग काफी समझदार हो, तो मैं किसी सपोर्ट या उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट ओवरलुक आपको मिल चुका होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की रिगार्डिंग बात होगी। अब थोड़ी सी और देखते हैं, एक होती है आपकी ऑटोक्रेसी। अगेन वेरी वेरी टफ,
वेरी वेरी टफ। देखो कुछ भी समझ नहीं आता है ना, भले साइंस हो भले कुछ हो, इंग्लिश इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। आप ना उसे ब्रेक कर सकते हो इफ यू ब्रेक इट ना, स्पेशली जो टर्म्स है, जो भी खतरनाक से टर्म्स होती हैं, आप उसको ब्रेक कर सकते हो, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक साइंस के अंदर और सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स के अंदर, और यहाँ पर भी पॉलिटी के अंदर भी आप कुछ मैटर तक आप ना कुछ को ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो एक होता है वो ऑटो बग्गी, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा ऑटोमेटिक गाड़ियां, या फिर आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली, कुछ सारी टर्म्स आपने सुनी होंगी। ऑटो का सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ, एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल। इसका मतलब क्या हो गया? सेल्फ रूल। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने देश को खुद चला रहा हूं, भाई साहब हमारे देश में जैसे होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे देश में ऑटोक्रेसी जो नहीं चल रही है। अब ये सेल्फ का तरीका जो होता है ना, वो दो तरीका हो सकता है, दो तरीका हो सकता है, फर्दर दो तरीका हो सकता है। यानी कि एक को हम लोग क्या बेसिकली बोलते हैं, एक को भी कॉल इट एज मोनार्की, क्या बोलते हैं इसको? मोनार्की। एंड एक को हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप, क्या बोलते हैं इसको? डिक्टेटरशिप। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, माइंड मत करना। डिक्टेटरशिप। मोनार्की के अंदर क्या होता है भैया? एक होते हैं राजा, एक होते हैं राजा, सो लेट्स कॉल इट चोमू राजा, ठीक है। तो एक राजा बैठे होते हैं, और ये क्या होते हैं कि काफी टाइम से, मतलब एक ही लाइक इनके जो पिताजी होंगे, उनका जो पुत्र हुआ वो यहाँ पे राजा बन गया, इनका जो पुत्र होगा वो वहां पे राजा बन जाएगा, फिर उनका जो पुत्र होगा वो वहां पे राजा बन जाएगा। मतलब क्या है? एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में एक फैमिली ही क्या कर रही है? रूल कर रही है। एक सिंगल फैमिली रूल आपको देखने को मिलता है, सिंगल फैमिली इज रूलिंग वन आफ्टर द अदर, उनको बोलते हैं क्या? मोनार्की। अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन से ऐसे देश है जहां पर मोनार्की का रूल देखने को मिलता है? कमेंट सेक्शन के अंदर दिमाग लगाकर ईमानदारी से बताना। जो भी लोग आंसर सही करेगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम, जो आंसर गलत करेगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम एज वेल, लेकिन जो कमेंट करेगा उसी को रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज रिप्लाई नहीं करने वाला, ठीक है। तो प्लीज करना यार, है ना, मजा आएगा आपको, मैं भी आपको आई विल लव टू टेल यू एज वेल। देन कम्स इज आपके डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है भाई? फैमिली के तेल लेने, सीधी सी बात है, फैमिली के तेल लेने, मैं अकेला इंसान, मैं करूंगा रूल, मुझे कोई बाल बच्चों की खबर नहीं है, मैं तो अपना मस्त रूल करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल पर्सन रूलिंग, सिंगल फैमिली रूलिंग, और यहाँ पर क्या? सिंगल पर्सन रूलिंग, सारी सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ रूल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक फैमिली राज कर रही है और यहाँ पर एक सिंगल पर्सन राज कर रहा है। एक फैमिली राज कर रही है, वो तो आपको बड़ा जानते हो, हम लोगों ने, हमारे ऊपर उन्होंने रूल भी किया है, आपको हिट भी दे दिया है, एटलीस्ट इसका आंसर तो करना। और डिक्टेटरशिप, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, अभी रिसेंटली कुछ हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर कुछ ऐसी खलबली सी मची थी, तो खलबली के बीच में बताना, जरा एक एग्जांपल बताना, एटलीस्ट जितने भी आपको एग्जांपल बताएं प्लीज मेंशन करना कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो ये तो होगी हमारी ओवरऑल चीजों के रिगार्डिंग बात। अब डेमोक्रेसी का फीचर जानने से पहले थोड़ा सा और एक चीज और देख लेते हैं, ये दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अरे कहां गया? हाँ, डेमोक्रेसी इज अ, ये किसने? अब्राहम लिंकन ने, ये भी एज इट इज क्वेश्चन में एक बार पूछा जा चुका है, एक दो बार आ चुका है कि किसने ये कोट बोला था। तो डेमोक्रेसी क्या है? ये बहुत ही प्यार तरह से बता देता है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअली पूरा नहीं लिखा है, इट इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। एक सेकंड में, लेट मी जस्ट चेंज द कलर इटसेल्फ। ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की सरकार है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, एंड लोगों के लिए सरकार है। समझ रहे हो? फिर से समझते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोगों की सरकार है, बाय द गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, और किसके लिए है? लोगों के लिए, अल्टीमेटली है लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही बड़ा बढ़िया प्यारा सा कोट है जिसके अंदर मेंशन किया गया। अब एक काम करते हैं, फटाफट से जाते हैं एनसीईआरटी के ऊपर, एक बार जितनी मैंने फीचर्स हमें देखे, एक बार क्विकली लेट्स गो फॉरवर्ड टू द ऑल द स्टफ। तो एक समरी डेफिनेशन काइंड ऑफ जो भी समझ लो आप, एक सेकंड मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, या ओके, तो समझते हैं एक बार, मैं आपके लिए जूम कर दूं थोड़ा सा, एक सेकंड लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू गाइस। एक लास्ट एक इक्वेशन समझते हैं फटाफट से। देखो क्या है आपका डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ, ओहो अरे कहां है यार, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक ये काम करना चाहिए ना, इसे डिलीट कर देते हैं। यस एब्सोल्युटली इज वर्किंग राइट नाउ। ओके चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. This is very important word, शायद मैं बताना भूल गया, इलेक्शन से ली जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को मन कर रहा है मोदी को बनाते हैं, मेरे को मन कर रहा है अमित शाह जी को बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या फिर मेरा मन कर रहा है पप्पू को, सॉरी आई मीन चलो ठीक है नहीं बोलूंगा मैं, तो मतलब बेसिकली उनको बना देते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट कि ऐसे करके हम लोग नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, और इलेक्शन का राइट हमें कहां पे लिखा हुआ है? दैट इज आर्टिकल नंबर 326 के अंदर लिखा हुआ है, राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। पढ़ेंगे सब चीजों के बारे में आने वाली क्लासेस के अंदर। ऑलराइट चलो आगे देखते हैं कहां गया आपका। देन आपके कुछ और फीचर्स यहां पर आ रहे हैं। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, बिकॉज आप लोगों ने चुनकर भेजा है तो आपके बिहाफ पर वो देश को संभालेंगे, और जो भी मेजर डिसीजंस होंगे वो यहां पर लेने वाले हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल
चेंजिंग द करंट रूलर्स। अगर आपको एक रूलर से मजा नहीं आ रहा है, आपको रूलर पसंद नहीं आ रहा है, देयरफॉर डेमोक्रेसी ऑफर्स यू द राइट टू वोट अगेन एंड यू कैन चूज द लीडर ऑफ योर चॉइस, if not the leader of choice, therefore at least कुछ member of your choice and they can ultimately choose the respective leader। डिक्टेटरशिप की तरह या फिर फैमिली रूल की तरह आप उन दोनों को खत्म करके एक अपना रूल अपनी चाहत से किसी इंसान को बिठा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप खुद भी बैठ सकते हो। वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे वो कैसे बैठ सकते हो कि आपको एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, वो सबकी सब चॉइसेस वगैरह होती रहती हैं। वी विल गेट टू दोस टॉपिक्स एज वेल। ऑलराइट, दिस चांस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। देखो मैं आपको वही बताया ना, अभी मैंने वही बोला था आपको कि सबके पास ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन गो फॉरवर्ड टू रूल द कंट्री, बट इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अग्रीज विद इट। ऑलराइट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स। इसका भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होगी दैट विल बी लाइबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे क्या है, हमारा बेसिक राइट है, मतलब सॉरी बेसिक लॉ है। मतलब वो भी कानून के अंडर होंगे, उनकी जो भी मन कर रहा है वो सब नहीं कर देंगे, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, तो वो भी एक राइट्स के साथ बंधे हुए हैं, उन्हें अपना एक रोल कंप्लीट करना है, और रोल कंप्लीट करने के बाद अगर जनता ने चाहा तो फिर से वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं चाहा तो भाई तुम जाओ और नए वाले लोग आ जाएंगे। समझ रहे बात? इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजंस राइट, मतलब उसके अंडर आपके क्या कहते हैं सब कुछ आता है। ऑलराइट, एक लास्ट चीज और पढ़ लेते हैं कि डेमोक्रेसी के कुछ एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। देखो ये थोड़ा सा ये टॉपिक आपको पेपर में पूछा जाता नहीं है, पर अगर आप कहीं मेन आंसर राइटिंग कर रहे हो कि केएस वगैरह के एग्जाम्स वगैरह कुछ दे रहे हो, या कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वगैरह कुछ हो रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी तो हैं कि डेमोक्रेसी क्यों खराब है। हाँ, अच्छी बातों के बारे में बात की जा रही है, राइट टू वोट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन क्या बुरी बात है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बोल रहे हैं क्या कि लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग। यार आज एक इंसान बैठे हैं, कल दूसरे इंसान बैठ जाएंगे, तो लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी में चेंज करते रहते हैं, देयरफॉर दिस लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी। अगर एक इंसान होता, देखो हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं चाइना और इंडिया को, लेकिन चाइना के अंदर कौन बैठा है, एक ही पार्टी, एक ही का इंसान का रूल। अब इंसान चेंज भी हो जाए लेकिन पार्टी तो एक ही रूल कर रही है, और खैर वो इंसान भी कहाँ चेंज हो रहा है, 20-30 सालों से जमा बैठे हुए। हमारे देश के अंदर क्या होता है, 4-5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, 4 साल कुछ ना कुछ काम करती है, या 3 साल ऑलमोस्ट कुछ काम करती है, उसके बाद इलेक्शंस के पीछे पड़ जाते हैं, एंड दूसरी पार्टी इस वाली पार्टी को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करती है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जी में बहुत सारा क्या होता है आपका, मतलब जो नेगेटिव कामों के बीच में आपकी बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, विड्रॉ हो जाती है, निकल जाती है। अगर ये सब कुछ चैनलाइज करके सबके सब साथ में लेकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो यार अपना देश तो कहां पहुंच जाए, है ना। ये चाइना चीन का माल कहां तक टिकता है, ठीक है, अपना देश का माल इतना बढ़िया चलेगा, मतलब वी विल लाइक rock the world and we will definitely rock the world someday or the other, that is just a matter of time. Now comes this democracy is all about political competition and power based, जिसमें आपको सेम चीज बताई वही है। देखो there is no scope for morality, moral तो गए तेल लेने पूरे, मतलब ऐसे काम करके काम खराब करते थे। बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह आ चुकी है, आपने शायद इतनी देखी हो। So many people have to be consulted in a democracy that is leads to delay, मतलब जो भी अगेन डिले और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो गया केस कर दिया, फिर केस कर दिया, केस ही केस में काम चलता रहता है, 10-10 साल तक कुछ ना कुछ काम नहीं होता। सर आपको रिसेंटली करंट अफेयर में पता भी हो कि जो प्रोजेक्ट हमारा 75 आई था रिगार्डिंग जो फ्रांस के साथ हम लोग सबमरीन बिल्ड कर रहे थे, भाई साहब 90s से वो हमारा प्रोजेक्ट अभी तक लटका पड़ा है, आज तक कुछ नहीं हुआ, एंड फाइनली द प्रोजेक्ट हैज बीन कैंसल्ड, है ना। मतलब अभी चाइना को एक काम कर रहा था, तो वो 2-5-6 सालों के अंदर वो 10 सबमरीन बना के छोड़ देते हैं, तो मतलब दैट इज लाइक मतलब द केस विद इट। ऑलराइट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्टेड लीडर्स है ना, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो लोगों का भला ही नहीं पता, ठीक है, लोगों का भला ही नहीं पता कि लोगों का हित किसके अंदर है, क्योंकि दिमाग नहीं है, पता ही नहीं है, इतनी नॉलेज ही नहीं है, बस आ गए हैं भीड़ की बदौलत, ठीक है। सो दिस लीड्स टू द बैड डिसीजंस, और गलत डिसीजन क्या करते हैं आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। देयरफॉर यू आर लाइक अनएम्प्लॉयड, देयरफॉर यू आर स्टडीइंग फॉर द गवर्नमेंट, स्टडीइंग फॉर द एग्जाम्स एंड ऑल, अदरवाइज यू माइट बी एम्प्लॉयड समवेयर, है ना, ऐसा करके, बिकॉज बैड डिसीजंस है, एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि लीडर्स हमारे क्या थोड़े से मतलब चलो ठीक है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एंड इज बेसिक टू इलेक्टोरल कंपटीशन, बिल्कुल सही बात है, आई थिंक सबको पता ही है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। मतलब ये भी चलो, ये दिस आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोड़ सकते हो आप इस वाले पॉइंट को। मतलब आई होप आपको ये तो ऊपर वाले पॉइंट आई थिंक समझ आ गए, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस स्टफ। ऑलराइट,
चलिए तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। आई थिंक काफी सारी बात हो चुकी है। और या इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट के अंदर लिख देना। आई वुड लव 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 टू रिस्पॉन्ड यू। मैं सभी के कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जितने भी लोग लिटरली कुछ काम का पूछने वाले हैं या काम का कुछ मेंशन करने वाले हैं। मैंने आपसे कुछ 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं, उसका भी आंसर करने की कोशिश करना। विल सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस टेक केयर एंड हमेशा की तरह जय हिंद।